स्वागत है आप सभी का खबर असरदार। आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। और चलिए सीधे रुख करते हैं ग्वालियर का, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं रोड शो करने के लिए। और एक जंबो रोड शो, मेगा रोड शो यहां पर किया जा रहा है। और देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस रोड शो की, जिसमें बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं। सिंधिया और तोमर भी इस रोड शो में शामिल हैं। चुनाव प्रचार में बीजेपी के दिग्गज उतरे हुए हैं। बीजेपी प्रत्याशी मुन्ना लाल गोयल का प्रचार करने के लिए यहां पर ये रोड शो किया जा रहा है। और तस्वीर आप देखिए, कोरोना काल में चुनाव जो हो रहा है, इसमें किस प्रकार से ये प्रचार किया जा रहा है और रोड शो किया जा रहा है। सिंधिया और तोमर भी शामिल हैं। और भीड़ कितनी है, सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क कहां है, ये नजरें रखिएगा इस पर भी। बीजेपी का ये रोड शो, मुन्ना लाल गोयल के लिए ये प्रचार बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है ग्वालियर में। कोरोना काल में ये चुनाव हो रहा है, भूलिए मत। और कोरोना काल में प्रचार इस तरीके से अपने चरम पर पहुंचा हुआ है, इस पर भी नजरें बनाए रखिए। सीएम का ये रोड शो, लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं शिवराज सिंह के इस रोड शो की। सिंधिया और तोमर भी इसमें शामिल हैं। चुनाव प्रचार में बीजेपी के दिग्गज उतरे हुए हैं। और ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं ग्वालियर से। मुन्ना लाल गोयल के लिए प्रचार करने के लिए तमाम नेता जुटे हुए हैं। पूरा पसीना बहाया जा रहा है, माहौल अपने पक्ष में करने के लिए मेहनत की जा रही है। और बड़ी संख्या में ये जन समूह आप देख जो पा रहे हैं, ये देखिए कोरोना काल में चुनाव प्रचार की ये तस्वीरें। कोरोना भी खत्म नहीं हुआ, हमको ध्यान रखना होगा, चीजों को समझना होगा। ये सारी बातें प्रधानमंत्री खुद आकर कह गए। खैर, इस बीच ये चुनाव जो हो रहा है, उपचुनाव, तो इसका महत्व कितना है, इस रैली को देखकर आप समझ जाएंगे। तीन दिग्गज नेता एक साथ प्रचार के लिए उतरे हैं। मुन्ना लाल गोयल के प्रचार के लिए ये रोड शो हो रहा है। बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं, भारी भीड़ है और प्रचार जोरदार तरीके से किया जा रहा है। तो क्या हुआ कि कोरोना काल है, तो क्या हुआ कि सोशल डिस्टेंसिंग की बातें कही जा रही हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, मास्क लगाइए। क्या हुआ, ये सभी नेताओं को देखिए, आप इनको देखिए, सभी ने मास्क लगा रखे हैं। तो लोगों को कम से कम सीख ले लेनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर लेना चाहिए। जो लोग चल रहे हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये रोड शो हो रहा है और ये मुख्यमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, मुन्ना लाल गोयल सभी यहां पर नजर आ रहे हैं। बड़ी सी माला से स्वागत रोड शो में किया जा रहा है। तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का ये जूम आगे बढ़ता हुआ, किसी के चेहरे पर मास्क है तो किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है। किसी ने मास्क लगा रखा है, किसी ने नीचे चिपका रखा है। और इस बीच ये चुनाव प्रचार तेज रफ्तार से किया जा रहा है। एक सीट पर एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार दौरा किया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री एक सीट पर 2 से 3 से 4 बार बल्कि जा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं, लोगों को अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने के लिए अपील कर रहे हैं।
तो कोरोना काल में प्रचार की ये तस्वीरें भूलिएगा मत। देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग यहां पर सब भुला दी गई। उपचुनाव है और उपचुनाव महत्वपूर्ण है, माना जा सकता है, लेकिन क्या जो वोटर है क्या उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसके स्वास्थ्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है? और अगर है भी तो भी दोनों बातों का ख्याल क्या नहीं रखा जा सकता? कोरोना काल में उपचुनाव जब हो रहा है और चुनाव आयोग इतनी तैयारी करवा रहा है मतदान के लिए, तो क्यों ना प्रचार के लिए भी इतनी तैयारी होनी चाहिए? और क्या अगर तैयारी थी तो क्या ये तस्वीरें ऐसी दिखनी चाहिए? पूरी ताकत लगाई जा रही है, आखिरी दौर है, लेकिन यहां इस ताकत के बीच इन तस्वीरों को याद रखिए। देखिए कि कितनी बड़ी संख्या, और लोगों को भी तो समझना चाहिए, लोगों को भी सोशल, क्योंकि यही वो नेता हैं जो आप देख पा रहे हैं चुनाव प्रचार में जो दिग्गज उतरे हुए हैं। बार बार लोगों से इन्होंने अपील की है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिएगा, आप मास्क पहनिएगा, आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिएगा। और आप देख सकते हैं कि जो दिग्गज हैं, बीजेपी के दिग्गज जो रथ पर सवार हैं, सभी ने मास्क पहन रखे हैं। लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन कई दफा राजनीति में जोश इतना हाई हो जाता है, पारा इतना हाई हो जाता है कि दूसरी चीजों का को भुला दिया जाता है, ध्यान नहीं रखा जाता। तस्वीरें आपको दिखा रहे ग्वालियर के रोड शो की। सिंधिया और तोमर शामिल हैं, मुख्यमंत्री शामिल हैं और मुन्ना लाल गोयल के लिए प्रचार किया जा रहा है। तो उपचुनाव की घड़ी जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे प्रचार की रफ्तार धुआंधार होती जा रही है। इसकी बानगी मुरैना में भी देखने को मिली, जहां पर बीजेपी का रोड शो चल रहा था। इसको खास बनाने में कोई कसर नहीं बाकी रखी गई और इलाके से आने वाले तमाम दिग्गज, सारे स्टार प्रचारक एक साथ उतार दिए गए। प्रचार का सुपर ओवर जो है, तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें इस वैन के माध्यम से जो आप देख पा रहे हैं, ये वही तस्वीरें हैं चुनाव प्रचार की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगे हुए हैं और उनके साथ तमाम बीजेपी के स्टार प्रचारक जुटे हुए हैं। और इधर मुरैना के जौरा में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी सभा की। इस दौरान उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हमें गाली देती है, प्रदेश में कोई गरीब भूखा नहीं रहेगा क्योंकि जनता मेरे लिए भगवान है। साथ ही बीजेपी राज में चंबल में हुए विकास को भी एक एक कर उनके द्वारा गिनाया गया। सुनिए। सूची नहीं भेजी के साथ काम ही कांग्रेस का, उनको विचारों को क्या कहूं, केवल भाजपा को और विशेषकर शिवराज सिंह चौहान को गाली देना है। कोई मुद्दे है नहीं, विकास है नहीं, जन कल्याण का कोई काम है नहीं। उनका काम मुझे गाली देना है, वो मुझे गाली देते रहे और हम जनता की सेवा करते रहे। इधर एमपी के चुनावी रण में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उतर गए और अनूपपुर के जैतहरी में कांग्रेस प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह के पक्ष में प्रचार किया, आम सभा को संबोधित किया। कहा कि यहां जनता का उत्साह बता रहा है कि मध्य प्रदेश में 10 नवंबर को एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार की वापसी होगी, लोकतंत्र की जीत सुनिश्चित है। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने इस बार बीजेपी के प्रत्याशी बिसाहू लाल सिंह को लेकर बयान दिया। कहा कि बुढ़ापे में अपना नाम उन्होंने खराब किया, उनके वंशज ये पाप नहीं धो पाएंगे। कहा कि त्रेता युग में रावण ने माता सीता का हरण किया था, जिसका पाप आज तक उनके वंशज धो रहे हैं और उसे धो नहीं पा रहे। वहीं अशोकनगर में बीजेपी पर आचार्य प्रमोद कृष्णम बरस पड़े और बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी ने कमलनाथ की सरकार गिराई है। सिंधिया और शिवराज पर भी आचार्य प्रमोद कृष्णम बरसते नजर आए। पुराणों की, धर्म ग्रंथों की बहुत सुंदर सुंदर प्रसंगों को लेकर के दो बातें करके जाना चाहता हूं कि हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग और सतयुग, 4 युगों का वर्णन है। इस 4 युग में कलयुग चल रहा है।
त्रेता युग में भगवान श्री राम का अवतार हुआ था, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था, लेकिन कलयुग में अवतार होना बाकी है। मगर तीनों युगों के मामाओं का जिक्र करना चाहता हूं। मैं किसी का नाम भी नहीं लेना चाहता। मेरी मां कहती थी कि शैतानों का नाम ज्यादा नहीं लिया करते। कमलनाथ जी, त्रेता में एक मामा हुआ जिसका नाम था मारीच, याद है ना? मारीच ने सीता मैया का हरण करने के लिए प्रपंच रचा था, छल करा था। द्वापर के अंदर एक मामा हुआ कंस, जिसने अपनी बहन देवकी की संतानों का वध किया था। और वो वध कमलनाथ जी क्यों किया था? सिर्फ अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए किया था। और महाभारत के कुरुक्षेत्र काल में एक मामा हुआ शकुनी, जिसने पांडवों को बर्बाद करने के लिए छल और प्रपंच रचे थे। अब तीन मामा का जिक्र हमारे पौराणिक इतिहास में है, प्राचीन काल में है। आज कलयुग में बहुत अच्छी बात कहूंगा, जो आपके दिलों तक जाए तो हाथ खड़े करके मुझे नवाजना, आशीर्वाद देना। और मेरी आत्मा की आवाज अगर आपकी अंतरात्मा की आवाज को छू ले तो एक एक वोट डंके की चोट पर हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबा के दबा, डंके की चोट पे। अब मैं जो कहने जा रहा हूं उसे सुनिए कि त्रेता युग का मारीच मामा, द्वापर का कंस और द्वापर का दूसरे चरण का मामा शकुनी, अगर तीनों को मिला के एक कर दिया जाए तो कलयुग का एक शिवराज मामा बनता है। एक बनता है। जितना छल फरेब कपट नौटंकी नाटक झूठ उन तीनों में था, भगवान की कृपा कहूं या इसके कर्म, इसमें अकेले में आ गया। इंदौर में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि चीन को लेकर दिए अपने बयान से राहुल सेना का मनोबल गिरा रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने राम मंदिर के मुद्दे को लेकर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों को निशाने पर लिया और कहा कि अभी से मैं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को पीले चावल देता हूं कि जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो तब वहां पर जाएं, वहां भगवान राम के दर्शन कर अपने पाप धो। साथ ही कहा कि कांग्रेस और कमलनाथ के अहंकार की वजह से प्रदेश में उपचुनाव। ऐसी राजनीतिक दल जो कि देश का सबसे पुराना दल है, जो ये दावा भरता है कि इस देश को स्वतंत्रता हमने दिलाई, उसके नेता अगर इस प्रकार की बयानबाजी करे जिससे देश की सेना का मनोबल गिरे। यदि चाइना की सेना अंदर घुस गई तो ये प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमला नहीं है, ये देश की सेना का मनोबल गिराने वाला बयान है। मैं सिर्फ कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि मोदी जी से राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हो सकती है, विचारधारा का अंतर हो सकता है, पर कांग्रेस के ये बयान क्या देश के हित में है? क्या देश की सेना का मनोबल नहीं गिरा रहे हैं? नारे लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो दिग्विजय सिंह जी कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। अब तो भूमि पूजन भी हो गया और 3 साल बाद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाएगी। मैं तो अभी से कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और पूरी कांग्रेस को पीले चावल दे देता हूँ कि आए और वहाँ पर राम मंदिर का दर्शन करें और अपने जो पाप हुए हैं उनसे उसके लिए क्षमा मांगे, जिससे अगला जीवन का उनका कल्याणकारी हो जाएगा। ये उपचुनाव यदि हुए हैं कमलनाथ जी, तो सिर्फ अगर एक लाइन में मैं उत्तर दूं तो कमलनाथ जी आपके अहंकार और जनता के साथ की गई गद्दारी के कारण। आप गद्दार किसको कह रहे हैं? जो खुददार थे उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है। इधर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट कर महाराष्ट्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए पूछा है कि आखिर
सुमित ठक्कर पर कार्रवाई कर उद्धव सरकार क्या जताना चाहती है? क्यों उद्धव की पुलिस सुमित ठक्कर के साथ आतंकवादियों की तरह बर्ताव कर रही है? आपको बता दें कि सुमित ठक्कर को आपत्तिजनक ट्वीट करने के मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ठक्कर बीजेपी आईटी सेल के सदस्य भी हैं। और यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर असरदार आप देख रहे हैं। मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 30 अक्टूबर को अपने नतीजे जारी किए। टेलीकॉम और रिटेल बिजनेस की बदौलत कंपनी बेहतर नतीजे देने में कामयाब रही है। सितंबर तिमाही में RIL का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 9,567 करोड़ रुपए रहा है। सितंबर तिमाही में कंपनी की आमदनी 1,16,195 करोड़ रुपए रही। वहीं रिलायंस इंडस्ट्री की टेलीकम्युनिकेशंस इकाई रिलायंस जियो के सितंबर तिमाही के नतीजे 30 अक्टूबर को आए। फिस्कल ईयर 2021 की दूसरी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 2,844 करोड़ रुपए का रहा। पिछले साल इसी तिमाही में रिलायंस जियो का नेट प्रॉफिट 998 करोड़ रुपए का था। कंपनी के नतीजे अनुमान से बेहतर हैं। जून तिमाही में कंपनी की आमदनी 16,557 करोड़ रुपए थी, जो सितंबर तिमाही में बढ़कर 17,481 करोड़ रुपए हो गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।